बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई होप आवाज़ आप लोगों को क्लियर आ रही होगी। तो आज का लेक्चर शुरू करने से पहले आप लोगों के साथ आप लोगों को बता दूं कि नेक्स्ट वीक आप लोग का क्विज़ होगा। क्विज़ होगा फॉर अबाउट 20 मिनट्स का क्विज़ होगा मैक्सिमम, ठीक है, 20 टू 25 मिनट्स का। और थ्योरी का क्विज़ है, मतलब कि आप लोग को क्वेश्चन दिए जाएंगे, आपने हल करना है, ठीक है, सॉल्व करना है। तो जो आज तक का हम पढ़ेंगे वो आपके क्विज़ में इंक्लूडेड होगा, ठीक है, अंटिल टुडेज लेक्चर ये सारा कुछ आपके क्विज में इंक्लूड होगा। और क्विज का तरीक़ेकार क्या होगा? वो तरीक़ेकार ये होगा कि मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन दूंगा, ठीक है, और एक ईच क्वेश्चन आपके पास एक क्वेश्चन आएगा, आपने इस क्वेश्चन को विद इन अ टाइम फ्रेम हल करके मुझे सबमिट करना है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दूंगा। अगर आपने वो टाइम फ्रेम मिस कर दिया, ठीक है, फिर आपको आपका जो है ना वो उसका आंसर मैं नहीं मानूंगा बेसिकली, ठीक है। यू विल बी गिवन अ क्वेश्चन एंड यू विल बी आस्क्ड टू कंप्लीट दैट क्वेश्चन विद इन अ टाइम फ्रेम, ठीक है। मतलब कि आपको मैं क्वेश्चन दे दूंगा, फॉर एग्जांपल कि राइट अ प्रोग्राम टू ऐड एनी टू नंबर्स, ठीक है। अगर मैं ऐसे आपको कह दूं कि राइट अ प्रोग्राम टू ऐड एनी टू नंबर्स, तो फिर आप प्रोग्राम लिखते हैं कि जी आप, अब मैंने लिखा एनी टू नंबर्स, मैंने ना रजिस्टर स्पेसिफाई किया ना नंबर स्पेसिफाई किए, मतलब कि आपकी अपनी मर्जी पर है, ठीक है। तो ये आप लोगों ने थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़ के समझ के हल करना होता है। तो जैसे मैंने लिखा, अगर मैं कहूँ राइट अ प्रोग्राम टू ऐड एनी टू नंबर्स, तो आप अपनी मर्जी के कोई से दो रजिस्टर्स में कोई से दो नंबर्स लोड कर सकते हैं, ठीक है। LDI रजिस्टर और कोई वैल्यू लोड कर दी, फिर LDI एक और रजिस्टर लिया, उसमें कोई भी वैल्यू लोड कर दी, नीचे ऐड की कमांड लिखी, और ये पूरा आपका एक प्रोग्राम होगा, ठीक है। अब इस तरह के मैं आपको प्रोग्राम दे सकता हूँ कि आपने ये करना है। एक ऑप्शन मेरे पास ये है, या तो मैं इस तरीके से करूँगा, या सेकंड ऑप्शन ये है कि मैं LMS पे आपको क्विज दूंगा, ठीक है। LMS के क्विज में भी इसी तरीके का होगा कि क्वेश्चन आपके सामने आएगा, ठीक है। आपके पास एक टाइम फ्रेम होगा, उस टाइम फ्रेम में आपको क्वेश्चन को हल करके, मोस्ट प्रोबेबली अगर LMS पे हुआ या इधर भी हुआ, तो आपने क्वेश्चन को हल करके उसकी पिक्चर मुझे सेंड करनी है। अगर LMS पे हुआ तो LMS पे अपलोड करनी है, ठीक है। अगर आपका वो रिटर्न हुआ, तो पिक्चर लेके आपने मुझे व्हाट्सएप करनी है, ठीक है। ये वन ऑफ दीज टू थिंग्स होगा, ठीक है। इन दोनों में से किसी एक फॉर्मेट को मैं फॉलो करूंगा। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि मैं LMS वाले फॉर्मेट को फॉलो करूं, क्योंकि वो मेरे लिए आसान पड़ता है, बिकॉज आई कैन कीप ट्रैक कि किसके पिक्चर आई, किसकी पिक्चर नहीं आई, किसने सवाल हल कर लिया, किसने नहीं किया, और उसमें मुझे टाइम का भी आसानी से मैनेजमेंट हो जाती है। आप लोग जो मुझे पिक्चर सेंड करेंगे उसमें कहीं मुझसे पिक्चर या आपको कुछ मिसप्लेस हो गई, इसका ये इशू है। तो मोस्ट प्रॉब्ली मैं ये करूँगा कि मैं क्वेश्चंस LMS पे दूंगा आपको, ठीक है। क्वेश्चन आएगा, आपने उसको किसी पेपर पे हल करना है, उस पेपर की पिक्चर या उस पेपर की PDF जनरेट करके, जो भी आपको आसान लगता है, पिक्चर लेके भी पिक्चर अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन दैट क्वेश्चन विल बी अटेम्प्टेड विद इन अ टाइम फ्रेम, मतलब कि आपको 5 10 15 मिनट का टाइम दिया जाएगा, आपने उसके अंदर उस सवाल को हल करना, ठीक है। तो इस तरह का आपका क्विज होगा। और क्विज जो है आपका मैं नेक्स्ट वीक फर्स्ट टाइम लूँगा, मतलब कि इस टाइम मैं कोई स्टार्ट करूँगा अराउंड 12 बजे। जो 12 बजे तक आ गया उसका कोई स्टार्ट, लाइक LMS पे टाइम फ्रेम होता है 12 बजे कोई स्टार्ट हो जाएगा, 12:30 पे कोई एंड हो जाएगा। देर विल बी नो एक्सटेंशन इन टाइम एंड देर विल बी नो एक्सटेंशन अदरवाइज। तो इस बात को प्लीज याद रखिएगा और मद्देनजर में इस बात को लेकर अपने जहन में बिठा लेंगे। नेक्स्ट वीक आपका क्विज है, और क्विज आज के लेक्चर तक का होगा। अच्छा, तो हमने जो लास्ट टाइम चीजें पढ़ी थी, ठीक है, उसमें था आपके पास, हमने कुछ इंस्ट्रक्शंस पढ़ी थी, LDS LDI STS इन आउट, अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस एंड लॉजिकल इंस्ट्रक्शन, ठीक है। जो मुझे आप लोगों से फीडबैक मिला था, या जो लोगों ने सवाल पूछे थे, कुछ लोगों को या कुछ आपके जो फेलो स्टूडेंट्स हैं उनको इश्यूज थे लॉजिकल शिफ्ट की इंस्ट्रक्शन, ठीक है। जैसे एक ROL की इंस्ट्रक्शन है जो कि है रोटेट लेफ्ट, LSL की है लॉजिकल शिफ्ट लेफ्ट, LSR की है लॉजिकल शिफ्ट राइट, ASR की है अरिथमेटिक शिफ्ट राइट। कुछ आपके जो फेलो स्टूडेंट्स हैं जो आप लोग के साथ क्लास में हैं, उन्होंने पूछा था कि सर हमें ये चीज़ समझ में नहीं आ रही, हमें इसकी क्लैरिटी नहीं मिल रही कि ये करता क्या है, ठीक है। तो बिफोर प्रोसीडिंग, बिफोर आज के लेक्चर की तरफ जाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इसका ओवरव्यू दूंगा कि ये चीज़ करती क्या है। ये 4 इंस्ट्रक्शंस मैंने ऐसे ही पिक किए हैं रैंडमली, ठीक है। वो इस वजह से क्योंकि आप लोगों को अरिथमेटिक और लॉजिकल शिफ्ट में फ़र्क पता होना चाहिए, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। कि फॉर एग्जांपल ये दोनों भी राइट शिफ्ट कर रहे हैं, ये दोनों भी लेफ्ट शिफ्ट कर रही है, ऊपर वाली दोनों लेफ्ट शिफ्ट की इंस्ट्रक्शन है, नीचे वाली दोनों राइट शिफ्ट की इंस्ट्रक्शन है, ठीक है। अब दोनों इंस्ट्रक्शन शिफ्ट कर रही है, लेकिन इनमें डिफरेंस क्या आता है, तो उसके लिए पहले मैं आपको एक
एक्सेल खोल लेता हूँ ताकि उसमें समझाना थोड़ा आसान हो जाता है। बिट वाइज ऑपरेशन आपको करना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है, ये एक एक्सेल की शीट है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि जी मेरे पास एक 8 बिट का नंबर है, तो उसको हम बिट वाइज अरेंज करते हैं, बिट 5, बिट 4, बिट 3, बिट 2, बिट 1 एंड बिट 0। ठीक है, प्लस हमारे पास होता है एक कैरी का फ्लैग। तो हमारे पास ये चार, ये हमारे पास हमारे डेटा के बिट्स हैं रजिस्टर में, ये हमारे पास कैरी फ्लैग है। लेट्स से कैरी फ्लैग 0 है, ठीक है। हम्म, आप में से कोई मुझे कोई भी 8 बिट का नंबर बता दे, एनी नंबर जो आप लोग के जहन में आ रहा हो। सर 0x7। 0x7, चलिए ठीक है, 0x7 अगर मैं लूँ तो वो ये बनता है, ठीक है। ये आपका 0x7 है, ठीक है, ये आपका आ गया 7, ये आपका आ गया 0। ठीक है, तो आपने 0x7 ले लिया। अब फॉर एग्जाम्पल अगर इसी डेटा पे, ठीक है, मैं इसी डेटा को थोड़ा सा फॉन्ट में बड़ा कर देता हूँ ताकि आप लोग को नजर आए। आई होप अभी क्लियर होगा और सबकी स्क्रीन पे आसानी से नजर आ रहा होगा, ठीक है। ये हमारे पास डेटा है, ठीक है, 0x7। अब लेफ्ट से मैंने यहाँ पे इसी पे ना ROL की इंस्ट्रक्शन लगाई है, ठीक है। ROL की इंस्ट्रक्शन से क्या होगा? ROL की इंस्ट्रक्शन से ये होगा कि ये जो कैरी का बिट है आपका, ठीक है, ये आपके पास, मैं थोड़ा कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, ये इधर आ गया, ठीक है। आपके पास ये कैरी का बिट जो है, ठीक है, जैसे मैं कैरी का बिट 1 कर देता हूँ समझाने के लिए। ये कैरी का बिट जो है ये उठ के इधर आ जाएगा B0 में, ठीक है। आपका ये C वाला जो है ना, ये उठ के आएगा इधर B0 की तरफ। आप B0 में क्या डालेंगे? जो आपके पास कैरी में है 1। और ये सारे नंबर्स जो है ना, ये आपके पास एक स्पेस टू द लेफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। ये आपने देखा, ये इधर आ गया, ये वाला इधर आ गया, ये वाला इधर आ गया, ये वाला इधर, ये इधर, ये इधर और ये इधर, ठीक है। और ये वाला बिट जो है ये आपका चला जाएगा कैरी के अंदर, ये हो जाएगा 0, ये हो गया 0, ठीक है। आपके पास रोटेट ROL की इंस्ट्रक्शन जो है वो इस तरीके का काम करती है। अब आपके पास एक और इंस्ट्रक्शन है LSL, ठीक है, लॉजिकल शिफ्ट राइट। ये रोटेट लेफ्ट था, ये लॉजिकल शिफ्ट था। अब आप सोच रहे होंगे कि लॉजिकल शिफ्ट और रोटेट में क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। लॉजिकल शिफ्ट और रोटेट में क्या फर्क पड़ता है? अगर मैं इसी डेटा को लूँ, ठीक है, ये मेरा ओरिजिनल डेटा है, ठीक है, इसके ऊपर मैंने एक दफ़ा रोटेट लेफ्ट किया तो मेरे पास डेटा जो है पहले था, ये कितना पॉइंट है, सॉरी कर देते हैं। आपने यहाँ पे डेटा दिया था 0x07, ठीक है, ये डेटा आपने रखा था। जब आपने इसके ऊपर रोटेट लेफ्ट किया तो आपके पास ये डेटा बन गया 0x0f, ठीक है। अब आप अगर उसके ऊपर लॉजिकल शिफ्ट करेंगे तो फिर क्या होगा? डेटा आपका यही है, इसी ओरिजिनल डेटा पे लॉजिकल शिफ्ट करना है, ठीक है। ओरिजिनल डेटा पे अगर मैं लॉजिकल शिफ्ट करूंगा तो क्या होगा? आपके पास ना एक इस वाली पोजीशन पे आपको जो सबसे पहला बिट है इसमें आपने 0 रख देना, ठीक है, इधर 0 आ जाएगा। आप देख सकते हैं कैरी में 1 है, लेकिन जब आप लॉजिकल शिफ्ट करें तो आपके पास कैरी के साथ कोई काम नहीं है, कि कैरी को आप छोड़ दें। आपके पास क्या होगा? आपके पास यहाँ पे 0 आएगा और ये सारा डेटा जो है ना ये उठकर पहले की तरह एक बिट लेफ्ट पे शिफ्ट हो जाएगा और ये वाला जो है ये बेकार चला जाएगा, ये ज़ाया हो जाएगा। जो आपके पास ओरिजिनल जीरो 0x7 का डेटा था वो बन जाएगा 0x, ये बनता है आई थिंक E, ठीक है। आपके पास लॉजिकल शिफ्ट लेफ्ट इस तरह का काम करेगा। आपके पास कैरी का बिट सेम रहेगा जो कि पहले था, क्योंकि आपने स्टार्ट में कैरी का बिट रखा था, वो था आपके पास 1। आपके पास ये 1 ही रहा और आपके पास ये वाला डेटा जो है ये सिर्फ और सिर्फ शिफ्ट हो गया। तो लॉजिकल शिफ्ट और एरोमेटिक शिफ्ट, सॉरी, लॉजिकल शिफ्ट और रोटेट शिफ्ट में ये फर्क है, ठीक है। इसी तरह आपके पास जो है LSR है, ठीक है, ये लॉजिकल शिफ्ट राइट है, ठीक है। ये सेम फंक्शन करता है लेफ्ट की तरह,
बट ये काम करेगा ऑपोजिट डायरेक्शन में, राइट की तरफ। लेफ्ट में आपने यहाँ पे ये वाला बिट ऐड किया, मैं इसको कलर चेंज कर देता हूँ ताकि पता चले, ठीक है। ये वाला बिट आपने इधर इंक्लूड किया, ठीक है। इसमें एलएसआर में क्या होगा, एलएसआर में आपके पास जो है कैरी का बिट अनअफेक्टेड रहेगा, कैरी के बिट को कोई चेंज नहीं आता। ये वाला जो आपने पहले जीरो यहाँ से ऐड किया था, इस दफा क्या होगा, इस दफा जीरो आप इधर ऐड करेंगे B7 पे, जो आपका सबसे बड़ा मोस्ट ना सिग्निफिकेंट बिट है। B7 पे आप जीरो ऐड करेंगे, ठीक है। और आपके पास ये बाकी जो इंफॉर्मेशन है ना, ये एक बिट टू द लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगी। सॉरी, ये इधर से कॉपी करना है, ये इधर से, ठीक है। तो आपके पास B0 में 1 था, 1 आपका खत्म हो जाएगा, 1 आपका ज़ाया हो जाएगा। आपके पास जो 0x7 था वो बन जाएगा 0x03। ये आपके पास लॉजिकल शिफ्ट राइट है, ये आपके पास लॉजिकल शिफ्ट लेफ्ट है। याद रखिएगा, लॉजिकल शिफ्ट में कैरी के बिट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, कैरी का बिट आपका इन्वॉल्व नहीं होता। रोटेट शिफ्ट में, रोटेट लेफ्ट में आपके पास कैरी का बिट इन्वॉल्व होता है। इसी तरीके से आपके पास एक और ऑप्शन है, एक और है एरोमेथिक शिफ्ट राइट, ठीक है। अब आप लोग कहेंगे कि जी लॉजिकल शिफ्ट हो गया, ठीक है, आपके पास रोटेट लेफ्ट हो गया, आपके पास इस तरह रोटेट राइट की भी ऑप्शन है। तो जो रोटेट लेफ्ट का काम लेफ्ट के लिए होता है वो आप राइट के लिए भी कर सकते हैं, ठीक है। राइट में क्या होगा, राइट में आपका कैरी का बिट जो है इधर आ जाएगा, ठीक है, और वो B7 आपका इसमें शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, कैरी का बिट इधर आ जाएगा B7, ठीक है, तो वो आपके पास उस तरीके से चलेगा, ठीक है। लेकिन अब आपके पास जो है एक एरोमेथिक शिफ्ट का भी ऑप्शन, एरोमेथिक शिफ्ट का ऑप्शन जो है बाकियों से थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। आपके पास यहाँ पे कैरी का बिट है, लेट्स से कैरी का बिट है आपके पास 1, ठीक है, और आपके पास ये सारा डेटा है, ठीक है, ओरिजिनल डेटा। मैं इसको नीचे कॉपी कर लेता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा समझ में आ जाए सारे डेटा को, क्योंकि एरोमेथिक शिफ्ट जो है स्लाइटली डिफरेंट तरीके से काम करता है, ठीक है। जब आप इसके ऊपर ना, ठीक है, जब आप इसके ऊपर ऑपरेशन करेंगे तो आपके पास यहाँ पे जो 1 है, ठीक है, ये वाला, ठीक है, ये वाला आपके पास आ जाएगा इधर। सॉरी, ये वाला 1 जो है, ये वाला 1 उठ के चला जाएगा आपका कैरी में, कैरी में आपके पास ऑलरेडी 1 है, तो उसको आप इधर नहीं करते, क्या अगर आपके पास जो भी बिट जीरो की वैल्यू है, ठीक है, वो वाली बिट एरोमेथिक शिफ्ट लेफ्ट राइट में क्या होगी, कैरी में चली जाएगी, ठीक है। ये वाला 1 जो है ये इधर से आ रहा है, ठीक है। तो मैं इस 1 को फॉर एग्जांपल कर देता हूँ इस कलर का, ठीक है। सिमिलरली इसको भी हम इसी कलर का कर दें, ये 1 इधर से आ रहा है। अब आपके पास यहाँ पे जीरो है, इस जीरो को फॉर एग्जांपल मैं रेड कलर में कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है, ये जीरो है। यहाँ पे अब ये वाला 1 तो खत्म हो गया, ठीक है, क्योंकि ये इधर आ गया। आपके पास इस बिट पे कोई नहीं है, अब आपने सबको एक राइट शिफ्ट करना है। तो राइट शिफ्ट में क्या होगा, ये सारे बिट्स जो है ना B1 से लेकर B6 तक ये शिफ्ट हो जाएंगे इधर, ठीक है। ये वाला बिट आ जाएगा इधर। अब B7 पे क्या होगा, B7 पे यही बिट दोबारा नीचे भी कॉपी होगा, ठीक है। मतलब ये हुआ कि आपका मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो है वही बिट आप एक दफा कॉपी करोगे B6 के अंदर, और B7 के अंदर वही चीज रहेगी, लेकिन आपका B0 जो है जो किया था वो आपका कैरी में चला जाएगा। एरोमेटिक शिफ्ट में थोड़ा सा फर्क है लॉजिकल शिफ्ट से, वो फर्क ये है, ठीक है। आपके पास ये नंबर जो पहले 0x7 था वो आपके पास अब 0x3 बन गया दोबारा से, ठीक है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे कैरी का फ्लैग और ये, अगर मैं इसको साइन बिट कर दूं, इसको मैं 1 कर दूं, ठीक है, ये 1 और 1 बन जाएगा, ठीक है। तो फिर आपके पास नंबर चेंज हो जाता है। एरोमेटिक शिफ्ट जो है हम लोग अक्सर औकात इस्तेमाल करते हैं साइन नंबर्स के लिए, क्योंकि साइन नंबर में अगर आपको याद हो तो ये वाला बिट जो है B7, ये आपको साइन बताता है कि आपका नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है। उस वजह से हम जो है एरोमेटिक शिफ्ट राइट इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारा जो साइन है वो चेंज ना हो शिफ्ट ऑपरेशन करते हुए। ये आपके पास रोटेट लेफ्ट, लॉजिकल शिफ्ट राइट एंड एरोमेटिक शिफ्ट, एरोमेटिक शिफ्ट राइट, सॉरी, ठीक है। तो ये आपके पास 4 कमांड्स का मैंने ऐसी ही एक थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दिया, क्योंकि
कुछ स्टूडेंट्स ने आपकी क्लास में से मुझसे इनके बारे में सवाल पूछे थे कि सर ये कैसे होता है। ठीक है, एक बात ये है। ठीक है, सेकंड आपके साथ जो चीज़ जो कि काफ़ी स्टूडेंट्स ने मुझसे वो उस पे व्हाट्सएप पे पूछी थी, वो थी आपके पास एंड ऑपरेशन। ठीक है, कि आपके पास दो रजिस्टर्स हैं, लेट से एक है मेरे पास R16 और एक है मेरे पास R17, और मैं करता हूँ एंड R16 R17। तो मेरी ये कमांड है, मेरे पास ये दो रजिस्टर्स हैं। ठीक है, तो R16 में मुझे कोई वैल्यू बता दें अपनी मर्जी की, एनीबडी एनी वैल्यू। 0x05 0x05, और R17 में भी कोई वैल्यू बता दें। 0x22 0x22। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके पास ये दो वैल्यूज हैं, एक है 0x05, एक है 0x22। ठीक है, अब मैंने किया है एंड का ऑपरेशन, बड़ा कर देते हैं ताकि ठीक है, मैं कर रहा हूँ एंड का ऑपरेशन। ठीक है, मैं वही काम करूंगा। एंड का ऑपरेशन होता है बिट वाइज। ठीक है, वो बाइनरी में ऑपरेशन होता है। अगर मैं इसको दोबारा से बिट वाइज लिख दूं तो B7 B6, ये सारे मैं बिट नंबर बता रहा हूँ। ठीक है, ये मेरे पास है। अब 0x05, ठीक है, 5 आपका हेक्सा में, 5 आपका होता है 101, और ये सारे फिर आपके 0 बन जाएंगे। ठीक है, ये आपका 0x5 हो गया, कर देते हैं 20। ठीक है, आपका 0x22 है। 0x22 आपका क्या होगा, 001 100010। ये आपका 0x5 बना, ये आपका 0x22 बना। ठीक है, आपके पास ये दो नंबर्स आ गए। अब आप इनका एंड करेंगे। एंड आपका किस तरह होगा, एंड आपका बिट वाइज होगा, मतलब कि ये दो नंबर आपस में होंगे। ठीक है, मैं डिफरेंट कलर्स स्कीम इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को पता चले कि हर नंबर का ना सिर्फ अपने ऊपर का नंबर जो है, जो इमीडिएट नंबर है, सिर्फ उन्हीं नंबर के साथ ताल्लुक है। कि मतलब ये है कि वो आसपास के नंबर्स को नहीं देखेगा। ठीक है, तो अब मेरे पास बिट वाइज एंड होगा। बिट वाइज एंड किस तरीके से होगा, बिट वाइज एंड इस तरीके से होगा कि इन दोनों नंबर्स का आपस में एंड ऑपरेशन होगा। एंड ऑपरेशन का आपको पता है, जब एंड ऑपरेशन करते हैं तो आपके पास क्या होता है, जब आपके पास दोनों बिट्स 1 होते हैं आपके पास रिजल्ट 1 आता है। जब दोनों में से कोई भी बिट 0 हो तो आपके पास रिजल्ट 0 आएगा। यहाँ पे 0 आएगा, इससे भी 0 है, 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 इससे भी 0 है। तो आपके पास जो आपने अभी जो डेटा दिया था मुझे, ठीक है, उसका क्या हुआ, उससे आपके पास सारा का सारा ही एंड के बाद रिजल्ट 0 आ रहा है। क्यों, क्योंकि कोई भी ओवरलैप नहीं कर रहा। फॉर द पर्पज ऑफ ओवरलैपिंग, ठीक है, ताकि थोड़ा सा जो है आपको समझ में आ जाए, मैं इसको चेंज करके कर देता हूँ 0x23। ठीक है, 2 3 में आपके पास ये चीज़ हो जाएगी। कि जब आपके पास ये डेटा इस तरीके का आएगा तो फिर आपके पास ये वाला बिट जो है ये 1 आएगा। आपके पास जो रिजल्ट आएगा R16 में आफ्टर दिस ऑपरेशन एंड ऑपरेशन, आपके पास R16 में डेटा हो जाएगा 0x01, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपके पास ये वाला डेटा होगा। ठीक है, तो आपके पास जो है एंड ऑपरेशन जो है वो इस तरीके कार से किया जाता है। आपके पास ना बिट वाइज ऑपरेशन होता है। हर जो इमीडिएट ऊपर नीचे के दोनों बिट्स हैं उनको उनका एंड लेके रिजल्ट निकाला जाता है। तो ये चीज़ आप लोगों ने काफ़ी आपके स्टूडेंट्स ने, आपके साथियों ने मुझसे पूछी थी, प्लस मुझसे लॉजिकल और शिफ्ट्स के बारे में बात की थी। इस वजह से मेरा ये ख्याल था कि पहले मैं आपको थोड़ा सा ये करा दूँ, ठीक है, इसके बाद फिर हम आगे जाएंगे। ये आपके पास दो चीज़ें थी जो आप लोगों के पिछले फीडबैक से मुझे लगी कि आप लोगों को एक दफ़ा इसको और भी देना चाहिए। बाकी मैंने अभी तक आप लोग की लैब्स देखी नहीं है, और ऐसा तो वो मैं चेक करूँगा। ठीक है,
कि आप लोगों ने लैब में क्या किया है क्या नहीं किया। वकार साहब का हैंड रेज है, आपको कोई सवाल है? एक क्वेश्चन है। जी बोले। तो ये जो लॉजिकल शिफ्टिंग हमने किया तो हमेशा 0 ही ऐड हो रहा है, और अगर हम इसमें 1 ऐड कराएं तो वो नहीं करवा सकते? नहीं, आप लॉजिकल शिफ्ट में 1 ऐड नहीं करा सकते। लॉजिकल शिफ्ट हो या अरिथमेटिक शिफ्ट हो, जो भी आप बिट ऐड करते हैं वो बिट हमेशा 0 ही होता है। आप उसमें 1 बिट ऐड नहीं कर सकते। ये डेवलपर्स या जिन्होंने बनाया था ना, उन्होंने उसको इसी तरीके से रखा है कि इसमें आप सिर्फ और सिर्फ 0 ऐड कर सकते। और मैं एक चीज़ और बताता चलूँ, आज आप लोग के लिए मैं एक असाइनमेंट भी अपलोड करूंगा जिसकी नेक्स्ट वीक तक आप लोगों ने सबमिशन करनी है। ये लैब की असाइनमेंट नहीं होगी, क्लास की असाइनमेंट होगी। वो सिर्फ इसलिए है कि आप लोग थोड़ी सी इन चीज़ों की प्रैक्टिस कर लें जो कि हमने अभी डिस्कस किया, और जो हम भी इस क्लास में भी डिस्कस करने वाले हैं। तो इसलिए आज क्योंकि शाम तक मैं एक असाइनमेंट अपलोड कर दूंगा, ठीक है, तो फिर वो आप लोगों ने ज़रा सी हल करनी है। अब हम बात करेंगे, आज हमारा बेसिकली टॉपिक क्या था? हमारा टॉपिक था लूप्स का, ब्रांचेस का और कॉल का। ठीक है। अब आप लोगों ने सी लैंग्वेज पढ़ी भी है, ठीक है, आप लोगों को सी लैंग्वेज का आइडिया है थोड़ा बहुत। तो पहली बात मैं आपसे पूछूंगा कि सी लैंग्वेज में लूप की कौन सी इंस्ट्रक्शन होती है? सर इनिशियलाइजेशन करते हैं, फिर अच्छा कंडीशन चेक होती है और फिर लूप इंक्रीमेंट होता है। अच्छा, आकिब आप कुछ कहना चाहते थे? सर फॉर लूप की बात कर रहे हैं आप? बिल्कुल सही कहा। आपके पास ना सी लैंग्वेज में लूप की इंस्ट्रक्शन है फॉर वाइल्ड, ठीक है। वाइल लूप होता है, फॉर लूप होता है, जितना मुझे याद पड़ता है, ठीक है। ये लूप है आपके पास, ठीक है। फिर आपके पास जो है सी लैंग्वेज में कहीं पे कोई आप लोग को, हम जिसको फॉर एग्जांपल ना कहते हैं ब्रांच, ठीक है। ब्रांच क्या होता था कि ब्रांच ये होता है कि आप अपने प्रोग्राम में ना किसी और जगह पे चले जाओ, ठीक है, ये ब्रांचिंग होती है। उसके लिए ना जितना मुझे याद पड़ता है ना, सी लैंग्वेज में स्विच की इंस्ट्रक्शन भी थी, गो टू की इंस्ट्रक्शन भी होती थी। आई होप आप लोगों ने पढ़ी हो कि आप गो टू कर देते थे, आप प्रोग्राम चल रहा था तो गो टू की इंस्ट्रक्शन आती थी, आपका प्रोग्राम सीक्वेंस चेंज होके ना एग्जीक्यूशन कहीं और चला जाता, ये ब्रांच होता है। तो स्विच पढ़ा, ये गो टू नहीं पढ़ा। अच्छा, तो स्विच पढ़ा, चलिए ठीक है, स्विच भी ठीक है। स्विच भी आप लोग एग्जीक्यूशन को चेंज करते हैं। आपके पास ना इस तरीके से प्रोग्राम का ऑर्डर चेंज होता है। लूप क्या है? लूप ये है कि आप एक ही इंस्ट्रक्शन या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को बार बार एग्जीक्यूट करें, रिपीटेडली। दिस इज लूप। ब्रांचिंग क्या है? ब्रांचिंग ये है कि आप जो है अपने प्रोग्राम के ऑर्डर को चेंज करें। आप लाइक प्रोग्राम चल रहा है, ठीक है, आप उसको कहीं से भी एग्जीक्यूशन को उठा के कहीं और भेज दें, ठीक है। मतलब ये हुआ कि फॉर एग्जांपल आप लोग इस वक्त घर पे हैं, ठीक है, रोजे चल रहे हैं, शाम को अफ्तारी में सारे पकोड़े समोसे दही बल्ले फ्रूट चाट इस तरह की चीजें खाते हो, ठीक है। क्या होगा कि जी आपकी वालदा जो है या आपकी बहन जो है जो भी बना रही है वो आपको कहें कि जी जाएं घर अफ्तारी के लिए पकोड़े लेकर आए। कि अब आप पकोड़े लेने गए हैं, रास्ते में आपको याद आया, या रास्ते में आपको फोन आया कि जी दही भी लेके आनी है। फिर आप क्या करते हैं? पकोड़े लेने से पहले आप ब्रांच करते हैं, कहीं पे जाते हैं दही लेने के लिए, ठीक है, वापस आते हैं अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। या ये भी हो सकता है कि आप मार्केट गए, पकोड़े लेके आए, घर वापस आए तो कहा ओ हो दही भूल गया, दोबारा जाओ। आप दोबारा उस एक्ट को रिपीट करें, दोबारा मार्केट जाएं, दही लेकर आए, घर वापस आए, तो ये आपके पास लूप हो गया। आपने 2 दफा जाके चीज ली। ब्रांच क्या हो गया? आप गए, आपको रास्ते में याद आया कि कोई एक काम था, वो काम भी किया, ओरिजिनल काम भी किया और वापस आ गए, ठीक है, घर वापस आ गए, तो ये ब्रांच है। अब आप लोगों ने ये चीजें सी में पढ़ी हैं, ठीक है। अब ये चीजें आपने पढ़नी है असेंबली में। असेंबली में भी आप ये काम कर सकते हैं, आप ब्रांच कर सकते हैं, लूप कर सकते हैं। ये एक कोड है, आपकी बुक में ही एग्जांपल दिया गया है, ठीक है। बाकी सम इज इक्वल टू 300, आपने सम को एक मेमोरी लोकेशन को एक नाम दे दिया है कि यहाँ से कोड स्टार्ट हो रहा है। आपने 2 वैल्यूज लोड की, सॉरी रजिस्टर में वैल्यूज लोड की, R16 R17 R18 में वैल्यूज लोड की, ठीक है, 3 वैल्यूज लोड की, ठीक है। फिर आपने जो है ऐड किया है, ये हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, ये हमने लास्ट टाइम मेरे ख्याल से लैब में मैंने आपको करके भी दिखाया था, ठीक है। अब इसमें मैंने आपको ये बताना है कि सीक्वेंस क्या होता है। सीक्वेंस ये होता है कि फॉर एग्जांपल आपके पास ना, मैं कह रहा हूँ ये इंस्ट्रक्शन 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 4 5 6 7। क्या होगा कि पहले इंस्ट्रक्शन 0 एग्जीक्यूट होगी, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7।
आपकी इंस्ट्रक्शन की एग्जीक्यूशन हमेशा इसी ऑर्डर में होती है, 0 से स्टार्ट होती है, सिक्वेंशली आगे जाती है, कि ये आपके पास इंस्ट्रक्शन का ऑर्डर है। आपके पास ब्रांच, लूप और कॉल क्या करता है, वो इस ऑर्डर को चेंज करता है। ठीक है, वो किस तरीके से चेंज करता है वो भी आगे आके पढ़ेंगे। ब्रांचिंग क्या करती है, ब्रांचिंग इज टू ब्रेक द एग्जीक्यूशन ऑर्डर एंड गो टू अनदर इंस्ट्रक्शन, ये ब्रांच है। लूप क्या है, लूप इज टू रिपीट अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में। ब्रांचिंग जो है आपके इस सीक्वेंस को, फॉर एग्जांपल आप जा रहे, लेट्स से मैं पॉइंटर का कलर चेंज, सॉरी पेन का कलर चेंज कर दूं 0, ठीक है, लेट्स से आप जाते हैं 0 1, ठीक है 0 1, फिर आप 0 2 पे जाते हैं, यहाँ पे आपने ब्रांच यूज किया, ठीक है। हो सकता है इसके बाद जो अगली इंस्ट्रक्शन आपकी एग्जीक्यूट हो रही है वो लेट्स से ये वाली है, आप ऑर्डर को तोड़ के डायरेक्ट इधर जा रहे हैं, इन सबको स्किप कर रहे हैं, ये वाली इंस्ट्रक्शन जो है ना ये सारी, ये आपने स्किप कर दी। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास ब्रांच की जगह जो है ना लूप होता, ठीक है, अरे यही 0 1 2 3 4 5 6 7 इंस्ट्रक्शन है। लेट से आपके पास इन इंस्ट्रक्शंस पे लूप लगा होता, 3 2 इंस्ट्रक्शन नंबर 3 to 5 पे लूप लगा होता। जब आप यहाँ पे आते ना 5 पे, आप वापस जंप करते 3 पे, फिर आप 5 पे आते, फिर आप वापस जंप करते 3 पे। आप इन्हीं 3 इंस्ट्रक्शंस को बार बार एग्जीक्यूट कर रहे हैं। ये चीज़ लूप का है और ये काम ब्रांच का है, ठीक है। तो ये आपके पास लूप और ब्रांच में डिफरेंस है, जो कि मुझे मेरा ख्याल है आपको ऑलरेडी पता होगा क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो रिपीटिंग अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस और एन ऑपरेशन अ सर्टेन नंबर ऑफ टाइम्स इज कॉल्ड लूप, ठीक है। सर्टेन नंबर ऑफ टाइम्स से मुराद ये कि आपको पता हो या आपने उस पर कोई कंडीशन रखी हो कि कितनी दफ़ा इसने एग्जीक्यूट होना है, ठीक है। अगर आपको याद हो ना, तो इसके लिए अगर हम कहते थे कि जी हमें जो है नंबर ऑफ पता है कि नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस, नंबर ऑफ टाइम्स, कितने नंबर ऑफ टाइम्स लूप को एग्जीक्यूट करना है, तो हम सी में फॉर लूप इस्तेमाल करते थे। यहाँ पे लिखते थे आई इज इक्वल टू 1 और फिर आई कंडीशन होती थी और यहाँ पे आई प्लस प्लस होता था, इस तरह का, ठीक है। वाइल्ड लूप क्या था, वाइल्ड लूप हम उस टाइम यूज करते थे जब हमें पता नहीं होता था लूप में कितनी दफा एग्जीक्यूट हो रहा है। हमारे पास यहाँ पे फॉर एग्जांपल कोई कंडीशन होती थी कि भाई n इज स्मॉलर देन 5, जब तक n 5 से छोटा है बस एग्जीक्यूट करते रहो। अब n की क्या वैल्यू है इनिशियली शायद हमें नहीं पता था, इधर तो i की वैल्यू हम डिफाइन करते थे तो हमें पता होता था कि कितनी दफा चलेगा, ठीक है। तो ब्रांच में भी आप ये काम कर सकते हो, आप ये वाला काम भी कर सकते हो, आप ये वाला काम भी कर सकते हो। सॉरी लूप सी में भी आप लूप में दोनों काम कर सकते हो। ये एक लूप का बेसिक स्ट्रक्चर है सी में, सॉरी असेंबली में, ठीक है। आपके पास ये स्टार्ट ऑफ द लूप है, ठीक है, ये आपके पास बॉडी ऑफ द लूप है, मतलब कि यहाँ पे आपने वो इंस्ट्रक्शंस रखी हैं जो आपने बार बार एग्जीक्यूट करवानी है, ठीक है। ये आपके पास जो है बेसिकली ना सॉरी इसका वाला काम करिए, जब आप लिखते थे ना आई इज इक्वल टू 1, फिर यहाँ पे कंडीशन होती है आई लेस देन 5, यहाँ पे लेट था आई प्लस प्लस। तो ये जो इंस्ट्रक्शन इससे पहले लगी ना, इससे पहले जो इंस्ट्रक्शन लगी ये वाली, ये आपके पास बेसिकली इसका काम करी, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, ठीक है। ये आपने लास्ट में पढ़ी थी, ये डिक्रीमेंट की इंस्ट्रक्शन है। तो ये RN जो भी इस रजिस्टर में जो भी वैल्यू है उसको 1 से कम करेगा, लाइक -1 उससे करेगा। ये आपके पास ब्रांच की इंस्ट्रक्शन है। यहाँ पे इन्होंने क्या, कौन सी इंस्ट्रक्शन यूज की, इन्होंने यूज की है ब्रांच इफ नॉट इक्वल टू। इसका मतलब यह है कि जो भी वैल्यू है आपके पास RN में, ठीक है, अगर वो 0 के बराबर नहीं है तो फिर ब्रांच करो। कहाँ ब्रांच करो, कहाँ जाओ, बैक पे जाओ, वापस उठ के यहाँ पे चले जाओ, ठीक है। और ये इसको कैसे पता चलता है, ये इनको पता चलता है फ्लैग से। हमने लास्ट टाइम फ्लैग्स पढ़े थे, ठीक है। आपके पास फ्लैग्स होंगे, कैरी फ्लैग है, ज़ीरो फ्लैग है, ओवरफ्लो फ्लैग है। तो स्पेशली आपका ज़ीरो फ्लैग, आपका कैरी फ्लैग, आपका ओवरफ्लो फ्लैग, ठीक है, और आपका साइन फ्लैग, ये 3 फ्लैग्स जो हैं आपके लूप्स में काफ़ी इस्तेमाल किए जाते हैं। अब लूप को आपको दिखाने के लिए ना यहाँ पे एक प्रोग्राम हम लिखते हैं। प्रोग्राम क्या लिखना है कि राइट अ प्रोग्राम टू क्लियर R18 and then add 28 to R18 20 times and send the sum to port D। मतलब क्या होगा कि आपके पास R18 का एक रजिस्टर है, ठीक है, उसमें आपने 28 को 20 टाइम्स ऐड करना है, ठीक है। मतलब कि 28 प्लस 28 प्लस 28 प्लस 28, ये काम आपने करना है 30 दफ़ा,
ठीक है, तो अब हम इसकी तरफ आते हैं, तो मैं आपको कोड भी लिखते हैं। ठीक है, अब पहला काम उन्होंने कहा था कि आपने करना है क्लियर R18। आप लोगों ने लास्ट टाइम कमांड पढ़ी थी, तो क्लियर करने की कमांड किसी को याद है? CLR CLR को बिल्कुल ठीक, CLR हमने कर दिया। ठीक है, CLR हमने R18 को क्लियर कर दिया। ठीक है, अब उसने हमें 3 वेरिएबल्स दिए, सॉरी 2 वेरिएबल्स दिए। एक दिया है कि 28 दिया है, और सेकंड वेरिएबल हमें 20 दिया है। ठीक है, कि जो नंबर ऐड करना है वो 28 है। कितनी दफ़ा ऐड करना है? 20 टाइम्स ऐड करना है। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, हम किसी भी 2 रजिस्टर्स में इन नंबर को लोड कर देंगे। ठीक है, मैंने इसमें 28 लोड किया। ठीक है, और इसमें जो है R17 में मैंने जो है 20 लोड किया। अच्छा, इसको 19 कर देते हैं, इसको 20। ठीक है, मैंने दोनों में वैल्यूज लोड कर दी। अब मैंने इसको 20 टाइम्स ऐड करना है। ठीक है, 20 टाइम्स ऐड करने का एक तरीका क्या है? एक तरीका ये है कि आप लिखें ऐड इंस्ट्रक्शन। ठीक है, आप लिखें R18 कॉमा R19। ठीक है, अब ऐसे एक इंस्ट्रक्शन को ना आप ज़रा 20 टाइम्स इस इंस्ट्रक्शन को लिखें, आपका कोड काफ़ी लेंथी हो जाता है। ठीक है, बहुत बड़ा कोड हो जाता है, और इस कोड को रन करने में टाइम भी ज़्यादा लगेगा, क्योंकि प्रोसेसर को बार बार ऐड की इंस्ट्रक्शन बार बार जो है इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करनी पड़ेगी। एक तरीके कार ये है, तो जब आप लूप को या ब्रांच को इस्तेमाल करते हैं तो आप इसको ख़त्म कर सकते हैं। इसके लिए हम करेंगे सम। ये एक लेबल है कि मैंने लेबल दिया है, आप कोई भी लेबल दे सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है। ठीक है, लेकिन लेबल जो है आपकी किसी भी कमांड का नाम नहीं होना चाहिए। मतलब MOV नहीं हो सकता, LDI नहीं हो सकता, LDS नहीं हो सकता, CLR नहीं हो सकता। ये आपकी इंस्ट्रक्शंस है, ये वाले नाम आप यूज नहीं कर सकते। कि मैंने इंस्ट्रक्शन दिया सम, लेबल दिया सम, मैं कहता हूँ सम ऐड R18, क्योंकि हमने 18 में ऐड करना है। कौन सी वैल्यू ऐड करनी है? हमने करनी है R19, हमने 28 को ऐड करना है। ठीक है, फिर मैं क्या करूंगा? फिर मैं करूंगा डिक्रीमेंट, मतलब कि वैल्यू को कम करो। किस वैल्यू को कम करो? R20 को। ये बेसिकली मेरे पास ना काउंट की वैल्यू है, कितनी दफ़ा मैंने जो है कर लिया। ये मेरे पास वो वैल्यू है जो मैंने ऐड करनी है। कि ये मेरे पास क्या है? ये मेरे पास क्लियर की इंस्ट्रक्शन है, क्लियर R18। इसको मैं आगे कर देता हूँ, 1 2 3 1 2 3। ये मेरे पास क्या है? ये मेरे पास एक लेबल है। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ? यहाँ पे मैं ऐड कर रहा हूँ R18 इज इक्वल टू R18 प्लस R19। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ? यहाँ पे मैं कर रहा हूँ R20 इज इक्वल टू R20 माइनस 1। ठीक है, और फिर मैं करता हूँ ब्रांच रिटर्न नॉट इक्वल टू सम। मतलब क्या होगा कि ये यहाँ तक तो आपको बड़ा आसान है। यहाँ पे 0 आ गया, यहाँ पे ये इसमें जो भी वैल्यू थी उसको ख़त्म करके 0 कर दिया, इसमें 28 लोड कर दिया। याद रखिए ये डेसिमल में 0 एक्सेस वक्त इनके साथ नहीं है। 20 मैंने लोड कर दी काउंट, मैंने लेबल बनाया, फिर मैंने ऐड की इंस्ट्रक्शन की। ठीक है, जब पहली दफ़ा ये एग्जीक्यूट होगा, यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे इसको एक सेकेंड इसको करते हैं ऐसे। आपको मैं एक और तरीके से भी दिखाता हूँ ताकि आपको प्रोसेस समझ में आ जाए। इसको करते हैं, ठीक है। जब इसको मैं कहता हूँ लेट्स से फर्स्ट एग्जीक्यूशन, यहाँ पे हम रखते हैं R18, यहाँ पे रखते हैं R19, यहाँ पे रखते हैं R20। ये मेरे पास पहले एग्जीक्यूशन है। पहले एग्जीक्यूशन में जब आपके पास जो है ना, इसको हम बेसिकली ऐसा नीचे कर लेते हैं ताकि ये फिर उस इंस्ट्रक्शन के सामने ही आ जाए। तो R20 आपके पास ये है। ठीक है, ये वाला जो है R जो है आपके पास इसको रिप्रेजेंट करता है।
कि ये वाली 20 जो है इसको रिप्रेजेंट करती है। जब फर्स्ट टाइम एग्जीक्यूट होगा आपके पास क्या हो जाएगा, आपके पास जो है 18 के यहाँ पे होगा 0 + 28। मैं इसको इस तरह लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को ठीक है। और 20 की वैल्यू हो जाएगी 19। ठीक है, जब आप इसको करेंगे सेकेंड टाइम एग्जीक्यूट तो यहाँ पे 28 था ना, तो वो हो जाएगा 28 + 28, यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी 18। इस तरह से आपकी एग्जीक्यूशन होगी। ठीक है, ये आएगा इधर, ब्रांच नॉट इक्वल टू वापस जाएगा। जब आपके पास जो है यहाँ पे आ जाएगा लेट्स से 20th टाइम, ठीक है, 20वीं दफ़ा आपने एग्जीक्यूशन की, मतलब जो आपका लास्ट होना चाहिए, उस टाइम आपके पास जो है वैल्यू आएगी 28 + 28 + 28। अगर मैं जल्दी से कैलकुलेट करूँ तो वो बन जाती है 28 × 19 532। तो यहाँ पे आपके पास 532 वैल्यू होगी। ठीक है, यहाँ पे आपके पास हो जाएगा 0, क्योंकि जब ये 20th टाइम इसके साथ ऐड हो जाएगा तो 28 के साथ बन जाएगा 560, यहाँ पे आ जाएगा 0। ठीक है, जब ये 0 आएगा क्या होगा, ब्रांच इफ नॉट इक्वल टू, ये इंस्ट्रक्शन क्या करती है, ब्रांच की इंस्ट्रक्शन ब्रांच नॉट इक्वल टू ये चेक करती है कि जो मेरे पास स्टेटस फ्लैग है 0 का, क्या वो 1 है या वो 0 है। क्योंकि अगर स्टेटस फ्लैग z = 1, मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि आपके पास जो भी नंबर है वो 0 के बराबर है। और अगर स्टेटस फ्लैग = 1 है तो मतलब ये कि जो भी नंबर है वो 0 के बराबर नहीं है। ये किस तरीके से चेक करता है, ठीक है, ये चेक इस तरह करता है कि फॉर एग्जांपल जब ये लूप एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है, और आपके पास लूप में वैल्यू पड़ी है इस वक्त 5, ठीक है, ये करता है 5 को कन्वर्ट बाइनरी में। तो ये 5 को बाइनरी में कन्वर्ट करेगा तो इसके पास नंबर आएगा ये। ठीक है, ये क्या करेगा, ये इसी 5 को इसके साथ दोबारा एंड करेगा, जो हमने अभी पढ़ा था, दोबारा से इसी नंबर को एंड करके इसका रिजल्ट देखेगा। जब आप एंड करेंगे तो आपके पास रिजल्ट एक नॉन जीरो नंबर आएगा। ठीक है, इस वजह से आपके पास 0 का फ्लैग जो है वो रहेगा 0। जी, ये वाला नंबर जो है अभी तक ना आपस में बराबर नहीं है, इन द सेंस कि ये वाला नंबर 0 नहीं हुआ। जब आपके पास R20 में 0 आ जाएगा तो आपके पास यहाँ पे सब कुछ 0 होगा। ठीक है, 0 को 0 के साथ आप एंड करें, आपके पास रिजल्ट आता है 0। ठीक है, फिर आपके पास Z हो जाएगा 1। जब Z 1 हो जाएगा आपके पास ये वाला जो ब्रांच की इंस्ट्रक्शन है ये बेकार हो जाएगी, उसके बाद ये वाली इंस्ट्रक्शन काम नहीं करेगी। आपके पास जो कोड हमने उधर लिखना था, ठीक है, जो कोड हम कर रहे थे वो कोड हमारे पास फिर ये आता है R18 clear R18, R19 = 28, R20 = 20, sum, add, decrement 20 and branch if not equal to sum, वो इधर वापस चला जाएगा। ये वाला कोड जो मैंने अभी आपको दिखाया, मैं आई होप आप लोग किसी टाइम बैठ के इसको सॉफ्टवेयर पे रन करें ताकि आपको उसकी चीज़ एंड की समझ भी है। अच्छा, एंड में एक और इंस्ट्रक्शन थी पोर्ट डी की, पोर्ट डी को भी आपने करना है। तो पोर्ट डी के लिए जो है आपको मैं, ठीक है, पोर्ट डी के लिए आपके पास सिंपल, अगर आपको याद हो पोर्ट के लिए कौन सी इंस्ट्रक्शन थी, याद है आपको कि पोर्ट्स को अगर आपने एक्सेस करना है या उसमें वैल्यू लोड करनी है, उसकी इंस्ट्रक्शन याद है किसी को? हमने लास्ट वीक पढ़ी थी, एक LDS थी, एक सर LDI थी। इन 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 बेटा उस टाइम आप यूज करते हैं जब आपने पोर्ट में वैल्यू देनी हो। ठीक है, आउट आप उस टाइम लाइक अगर पोर्ट की वैल्यू आप सेट कर रहे हो, ठीक है, इधर हमने कहा है कि जो सम है ना उसको पोर्ट डी पर भेज दो। उसके लिए जब आप भेजने की बात करें तो फिर आप आउट की इंस्ट्रक्शन इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, आउट पोर्ट डी R18। ठीक है, ये वाली इंस्ट्रक्शन फिर आप एंड में यूज करेंगे तो आपके पास जो भी R18 का सम होगा ना वो आउट पे मतलब कि इस वैल्यू पे चला जाएगा। अगर मैं इन करूँ ना तो फिर मैं R18 यहाँ पे लिखूंगा और पोर्ट यहाँ पे लिखूंगा, तो ये R18 की वैल्यू पोर्ट में चली जाएगी। वो थोड़ा सा इसका उल्टा हो जाता है, लेकिन आपकी बात आप सही जगह पे पहुंचे थे कि इन और आउट की इंस्ट्रक्शन से करना है। ठीक है, तो ये वाला जो कोड हमने अभी लिखा है, आई होप आप लोग ना किसी टाइम बैठ के इसको सॉफ्टवेयर में रन करें ताकि आपको नजर आए कि किस तरह एग्जीक्यूशन हो रही है। अब आपसे मेरा ये सवाल है कि व्हाट इज द मैक्सिमम लूप काउंट, मतलब कि हमने अभी
पूरा एक प्रोग्राम देखा, हमने एक लिखा कि भाई डिक्रीमेंट किया, हमने उस पर काउंट रखी, ठीक है। तो अगर आपके पास AVR है, आपके पास, आप लोग गेस कर सकते हैं या कोई अंदाजा लगा सकते हैं कि मैक्सिमम कितनी दफा एक लूप को या एक ब्रांच को आप एग्जीक्यूट कर सकेंगे? सर 32 टाइम्स। नहीं 32 टाइम्स तो नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी अच्छा चले, अगर मैं आपको कहूँ ना कि मेरे पास 4 बिट्स हैं, ठीक है, 4 बिट, तो 0 0 0 0 और इसका मैक्सिमम है 1 1 1 1, ठीक है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है, मतलब कि ये मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? 255। 15 सर। ये वाली 15 है, ठीक है। मतलब कि आप 0 से 15 तक जा सकते हैं, मतलब कि आप इस 16 रख सकते हैं। अगर मैं इसको 8 बिट कर दूं, 0 0 0 0 0 0 0 आपके पास ये जा सकता है इस तक, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू आप बता सकते हैं कि कोई कितनी होगी? 255। 255, मैक्सिमम वैल्यू 255 है। स्टार्ट आप 0 से करते हैं तो टोटल आपके पास 256 तक बन जाता है, ठीक है। आपके पास जो एक लूप की या आपके पास AVR में जो मैक्सिमम काउंट है वो एक रजिस्टर की वजह से 255 है, ठीक है। अब ये आपके लिए एक मसला है, क्योंकि हर वक्त जो आप 255 का नहीं करेंगे ना, कभी कभी आपको ज़्यादा दफ़ा भी काम करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि जी मेरे पास दो नंबर्स हैं 5 और 8, इनको मैंने 700 टाइम्स जो है ऐड करना है, 700 दफ़ा मैंने इनको ऐड करना है, ठीक है। अगर आपने इनको 700 दफ़ा ऐड करना है तो फिर आप ये कहेंगे कि जी मैं इसको कैसे कर सकता हूँ, मेरे पास तो ऑप्शन ही नहीं है इसमें AVR में। उसके लिए फिर हमारे पास एक दूसरा कोड हम लिखते हैं, ठीक है। वर्ड फाइल मैंने खोल ली है, ठीक है। मैंने दो नंबर्स लिए 5 और 8। पहले मैं 5 को लोड करता हूँ किसी एक रजिस्टर में, लेट से मैंने R16 में 5 को लोड किया, ठीक है। R17 में मैंने 8 को लोड किया, ठीक है। दो नंबर हैं जिनको मैंने ऐड करना, ठीक है। अब मेरे पास 700 टाइम्स है, 700 तो मैं लोड नहीं कर सकता AVR में किसी भी रजिस्टर में, ठीक है। ये वैल्यू बड़ी है। इस वैल्यू को आप ऐसे दो नंबर्स बता दें जो मैं, जिसमें मैं इसको तोड़ दूं कि मैं इसको लोड करूं। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं मैंने AVR में 300 लोड करना है, 300 लोड करना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ 30 और 10 को लोड कर दूं, क्योंकि 30 मल्टीप्लाई बाई 10 300 होता है। मैं ये भी कर सकता हूँ 3 और 100 को दो रजिस्टर्स में लोड कर दूं, क्यों? 3 मल्टीप्लाई बाई 100 इज इक्वल टू 300। इसी कॉन्सेप्ट को रखते हुए मैं इसको ना दो साथ 700 को दो हिस्सों में तकसीम करता हूँ। एक हिस्सा है लेट्स से मेरे पास 30 का, लेट्स से 10 का चले, ठीक है। सेकंड हिस्सा जो होगा वो मेरे पास 70 का होगा, तो 70 टू 10 इज 700। इस वक्त आपको करना पड़ेगा दो, लेट्स से मैं कहता हूँ लूप 1, ठीक है। इसको थोड़ा आगे कर देते हैं ताकि आपको कोड हो ना, ठीक है। लूप 1 कर दिया मैंने, लूप 1 करके मैंने लिख दिया R19 में 70। ये दोनों नंबर्स ऐड करने और इन दोनों नंबर से जो है मैंने 700 बनाया, इन दोनों नंबर्स को मैंने ऐड कर दिया। मैं लिखा लूप 1 में मैंने 70 लोड कर दिया। इसके बाद मैं करूंगा लूप 2। लूप 2 पे मैंने क्या कर दिया, मैंने कर दिया कि जी आपने कर दिया है ऐड R16, R17। आपने इन दोनों नंबर्स को ना इधर कर दिया ऐड। ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास नंबर 5 है, ठीक है, जो कि मैंने ऐड करना था। ये मेरे पास नंबर 8 है, ये मैंने ऐड करना था, ठीक है। ये मेरे पास काउंट का 1/2 है, लाइक 1 पीस है, ठीक है। सॉरी, तो अगर मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर दूं, ये मेरे पास काउंट का सेकंड पीस है, ठीक है। यहाँ पे मैं कर रहा हूँ R16 इज इक्वल टू R16 प्लस R17।
फिर मैं करता हूँ डिक्रीमेंट, ठीक है, R19, ये वाला डिक्रीमेंट जो है ना इसके साथ, ठीक है। और फिर मैं लिखता हूँ ब्रांच इफ नॉट इक्वल टू लूप 2, मतलब कि ये इस पार्ट को 70 टाइम्स जो है 70 दफा नंबर को ऐड करेगा इधर। फिर क्या होगा, फिर वो बाहर आएगा, बाहर आके हम क्या करेंगे, हम करेंगे डिक्रीमेंट R18, जो कि हमारे पास यहां से था, ठीक है। और इसके बाद हम करेंगे ब्रांच नॉट इक्वल टू लूप 1, मतलब कि ये जब हो जाएगा, ये फॉर एग्जांपल ये 70 टाइम्स एग्जीक्यूट हो गया ये एक दफ़ा, ठीक है, ये इधर आएगा कि ये इस वाली वैल्यू को कम करके 9 करेगा और वापस इसमें चला जाएगा, ठीक है। दोबारा R19 में जो है 70 लोड हो जाएगा, दोबारा 70 टाइम्स एग्जीक्यूट होगा, फिर यहाँ पे आके ये 8 होगा, ये दोबारा इसकी वैल्यू रिफ्रेश करेगा, ये दोबारा से एग्जीक्यूशन करेगा। इस तरह करते 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 ना आपके पास जो है, आप इन दो नंबर्स को 700 टाइम्स एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ये जो कॉन्सेप्ट हमने रखा है ना, लूप 1 एंड लूप 2, ठीक है, ठीक है। बेसिकली एक लूप के अंदर दूसरा लूप डालना, इसको अगर आपको याद हो, आप लोग इसी लैंग्वेज में नेस्टेड लूप का कॉन्सेप्ट दिया जाता था। क्या होता था कि आपके पास यहाँ पे एक फॉर की इंस्ट्रक्शन है, ठीक है, सॉरी, आपके पास इधर फॉर की इंस्ट्रक्शन है, आपके पास कुछ चल रहा है, इसी के अंदर आपने दोबारा एक और फॉर की इंस्ट्रक्शन डाल दी, ठीक है, और फिर आपने पहले एक को खत्म किया, फिर आप दूसरे को खत्म किया। तो एक लूप के अंदर दूसरे लूप को रखने को क्या कहते हैं, नेस्टेड लूप कहते हैं, ठीक है। वही नेस्टेड लूप का कॉन्सेप्ट जो है आपके पास असेंबली में भी है, जो कि आप इधर से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इस कोड को भी आप फ्री टाइम मिले, क्योंकि आपके पास ये वीडियो है, आप इधर पॉज कर सकते हैं, कोड को देख सकते हैं। इस कोड को भी आप ज़रूर एक दफ़ा रन कीजिएगा ताकि आपको पता चले कि किस तरह एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है। तो ये आपके पास ना दो कॉन्सेप्ट थे, लूप के और नेस्टेड लूप के, जो कि आपने ऑलरेडी मुझे पता है सी में पढ़े हैं, लेकिन ये असेंबली में इस तरीके से एग्जीक्यूट हो सकते हैं। आपने यहाँ पे एक नंबर को 20 टाइम्स ऐड किया, यहाँ पे आपने दो नंबर्स को 700 टाइम्स ऐड किया, ठीक है। अब आपके पास मुख्तलिफ ब्रांच की इंस्ट्रक्शन है, हमने तो सिर्फ फॉर द टाइम बीइंग हमने एक को देखा था, वो थी ब्रांच नॉट इक्वल टू, वो ये वाली, सॉरी, हमने देखी थी इस इंस्ट्रक्शन को, लेकिन आपके पास ब्रांच की मुख्तलिफ किस्में 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। और ये आपको बताया गया है कि किस स्टेटस फ्लैग के रजिस्टर पे काम करती है, या कैरी पे, या जीरो पे, या नेगेटिव पे, या ओवरफ्लो पे, ठीक है। तो आपके पास मुख्तलिफ है। ब्रांच इफ इक्वल टू, अगर वो नंबर बराबर है, ठीक है, तो फिर आपके पास ब्रांच करो। ब्रांच इफ सेम और हायर, अगर वो नंबर ग्रेटर देन है, इक्वल टू या ग्रेटर देन। ब्रांच इफ लोअर, इफ नंबर इज लेस देन। ब्रांच इफ नॉट इक्वल टू। ब्रांच इफ नंबर इज नेगेटिव। ब्रांच इफ नंबर इज पॉजिटिव। ब्रांच इफ ओवरफ्लो इज सेट। ब्रांच इफ ओवरफ्लो इज क्लियर। आपके पास ये 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल को 8 9 जो है इंस्ट्रक्शंस हैं, ठीक है। तो हर इंस्ट्रक्शन का ना यहाँ पे जिस हम लिखते थे ना वाइल्ड की कंडीशन में, n इज इक्वल टू 5, तो ठीक है, लूप एग्जीक्यूट करो, वो इक्वल टू आ जाता है। हम कभी लिखते हैं n इज ग्रेटर देन और लेस इक्वल टू सम वेरिएबल, वो इधर आ जाता है। लोअर देन इधर आ जाता है, ठीक है। नॉट इक्वल टू, ठीक है। इसी तरह नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर, इनका मतलब ये है ब्रांच इफ ओवरफ्लो इज सेट, मतलब कि आप जो है, जिसमें आपने कहा ना कि एक मैक्सिमम नंबर जो हम रजिस्टर में स्टोर कर सकते हैं वो 255 है। अगर नंबर एक्सीड्स 255 तो ओवरफ्लो हो जाएगा, तो ये उधर से आया, ठीक है। अब ठीक है, इसके लिए हमने पढ़ ली कि भाई जीरो फ्लैग है, इस दो के लिए हमने पढ़ लिया जीरो फ्लैग, ठीक है। ये हमने कर लिया कि जीरो फ्लैग, हमने जीरो फ्लैग इससे पहले एक इंस्ट्रक्शन लगा दी डिक्रीमेंट की, या इंस्ट्रक्शन लगा दो इंक्रीमेंट की, जो भी आपने लगानी है, तो जीरो फ्लैग आपने इधर से देख लिया, ठीक है। लेकिन आपके पास जो है, अगर आपने ब्रांच करनी है, टू बी एबल टू यूज ऑल ऑफ दीज ब्रांच इंस्ट्रक्शंस, वी नीड एन इंस्ट्रक्शन टू चेक द रजिस्टर स्टेटस। मतलब कि हमें कोई एक ऐसी इंस्ट्रक्शन चाहिए जिसकी वजह से हमारे पास ये फ्लैग्स
का स्टेटस चेक हो, हमें पता चले कि कंडीशन मीट होगी नहीं होगी, किस किस्म का वो है, इस वक्त क्या डेटा पड़ा है उसके अंदर, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। ठीक है, जब ये जो कंडीशन मीट करनी है, ये टेस्ट करना है, ये हमने TST की कमांड से करना है, जो कि टेस्ट फॉर जीरो और माइनस। मतलब कि आपका जो भी रजिस्टर होगा, ठीक है, उसमें ये चेक करेगा कि क्या जीरो पड़ा है या कोई नेगेटिव नंबर पड़ा है। ठीक है, ये आप इस कमांड से कर सकते हैं, TST उसके आगे आपने किसी भी रजिस्टर का नाम नंबर लिख देना है, R0 से लेकर R31 तक। होगा क्या, होगा ये कि द रजिस्टर टेस्ट इफ द रजिस्टर इज जीरो बाय परफॉर्मिंग अ लॉजिकल एंड, क्योंकि हमें थोड़ी देर पहले भी पढ़ा था, एंड ऑपरेशन ऑन द रजिस्टर एंड इटसेल्फ। ठीक है, मतलब कि आपने जो भी यहाँ पे रजिस्टर लिखा, अगर मैं लिखा R15 फॉर एग्जांपल, ठीक है, ये क्या करेगा, ये R15 की जो भी वैल्यू है उसको उसी के साथ जो है एंड करेगा। एंड करने से क्या होगा, अगर रिजल्ट जीरो है आपके पास जीरो फ्लैग वन हो जाएगा, अगर रिजल्ट आपके पास नॉन जीरो है आपके पास जीरो फ्लैग जीरो हो जाएगा। ठीक है, अगर आपके पास रिजल्ट नेगेटिव है, ठीक है, तो आपके पास देखिए यहाँ पे नेगेटिव नंबर क्लिक है, आपके पास नेगेटिव का फ्लैग अपडेट हो जाएगा। नॉन नेगेटिव है, नॉन नेगेटिव का फ्लैग अपडेट होगा, इसका फ्लैग अपडेट होगा। अगर आपके पास नंबर ग्रेटर देन और हायर टू है, तो आपके पास कैरी का फ्लैग अपडेट होगा। इस एक कमांड को ना आप ब्रांच की कमांड से पहले लिख लें, तो फिर फ्लैग्स अपडेट हो जाएंगे, तो फिर आपको ब्रांच की कमांड काम करेगी, वो इस डिपेंडिंग ऑन जो अपडेशन आपने फ्लैग्स की थी। तो ये TST की कमांड का फंक्शन है। समझ में आया है TST की कमांड या नहीं, अभी तक आपको क्लियर है, कोई कंफ्यूजन है अभी तक जो हमने पढ़ा है? एनीबडी हैज एनी क्वेश्चन? अच्छा, नो रिस्पॉन्स, आई एम गोइंग टू टेक दैट एज कि आप लोगों को समझ में आ रही है। क्वेश्चन हो तो प्लीज पूछिएगा। ठीक है, ये आपकी किताब में एक एग्जांपल है, एग्जांपल 3.4 की। ठीक है, इसमें क्या किया इन्होंने, कहा है राइट अ प्रोग्राम टू डिटरमिन इफ मेमोरी लोकेशन दिस वन कंटेन्स द वैल्यू जीरो, इफ सो पुट इट इन 0x55। आपको उन्होंने एक मेमोरी लोकेशन दी है 0x200 और कहा इस मेमोरी लोकेशन पे चेक करो जीरो पड़ा है या नहीं पड़ा, क्या इस लोकेशन पे जीरो स्टोर्ड है या इस लोकेशन पे कोई और वैल्यू स्टोर्ड है। अगर जीरो पड़ा हुआ है तो इस पे ये वाली वैल्यू डाल दो। ठीक है, तो आपने क्या किया, आपने उस मेमोरी लोकेशन को एक लेबल दिया, एक नाम दिया, फिर आपने किया LDS R30 माई लोकेशन, मतलब कि आपके पास इस लोकेशन में जो भी डेटा है वो R30 में लोड कर दो। फिर आपने किया R30 के ऊपर TST, आपने चेक किया R30 के अंदर क्या पड़ा है। अगर R30 के अंदर जीरो पड़ा है तो आपके पास जीरो का फ्लैग वन हो जाएगा। अगर कोई और वैल्यू पड़ी है तो फिर आपके पास जो है जीरो का फ्लैग जीरो हो जाएगा। ठीक है, नॉन जीरो वैल्यू। ब्रांच रिटर्न नॉट इक्वल टू नेक्स्ट, मतलब कि अगर ये नंबर जो है जीरो के बराबर नहीं है, ठीक है, तो आप आगे चले जाओ। अगर ये नंबर जीरो के बराबर है तो फिर ये वाली कमांड एग्जीक्यूट नहीं होगी, आपके पास ये नंबर R30 में मूव होगा और इस नंबर को फिर आप मूव कर सकते हो माई लोकेशन में। ठीक है, ये एक इन्होंने छोटा सा प्रोग्राम दिया था कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए कि इसको चेक करने के लिए R30 को। चले फॉर एग्जांपल मेरे पास में दो कंडीशन हो सकती हैं, मेरे पास हो सकता है या तो जीरो पड़ा है या लेट से मेरे पास नंबर वन पड़ा है। जब ये TST की कमांड आएगी तो फिर आपके पास होगा 000000001, इधर भी आपके पास जो है सारे जीरो हो जाएंगे। आपके पास दो कंडीशन है। जब आपके पास इस नॉन जीरो नंबर की कंडीशन होगी ये वाली, जब वो इसके साथ आपका एंड ऑपरेशन करेगा, आपके पास डेटा जो है वो वन आएगा। इसका मतलब है आपके पास जीरो का फ्लैग जो होगा वो जीरो होगा। ठीक है, सॉरी, जीरो का फ्लैग नॉन जीरो होगा। ठीक है, तो फिर क्या होगा, वो इसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा, ब्रांच कर जाएगा इधर, ये दो स्टेटमेंट स्किप हो जाएंगी। बट अगर आपके पास इस तरफ का हो कि जीरो पड़ा है और यहाँ पे भी सारे जीरोज हैं, तो ये जीरो हो जाएगा। इससे आपके पास जो है ये वाली इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट होंगी और आपके पास इस लोकेशन में ना, माई लोकेशन में, ये वाली जो है इसमें फिर आप इस नंबर को स्टोर कर देंगे इस कमांड से। ये उन्होंने छोटा सा एक एग्जांपल दिया था TST को चेक करने की। अभी एक और एग्जांपल है, एग्जांपल 3.5। ठीक है,
ये आप लोगों के लिए ज़रूरी है इसलिए कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों ने मुझे खुद बताया कि सर हमारे पास जो मैक्सिमम नंबर है वो 255 हो सकता है। अगर आपने 255 से बड़ा नंबर स्टोर करना है तो फिर आप क्या करेंगे, फिर आप कैसे करेंगे? ठीक है, वो आप फिर इस तरीके से करेंगे। इस एग्जाम्पल में उन्होंने वही बताया कि आप वो काम किस तरीके से कर सकते हैं। आपके पास 3 नंबर्स दिए, 79 F5 E2 कहा है सम, इनका जो इन तीनों को ऐड करो। इन तीनों के ऐड करने के बाद जो लोअर बिट है वो R20 में डालो, जो हायर बिट है वो R21 में डालो। ठीक है, अगर मैं एक रफ कैलकुलेशन अभी करूँ ना बैठ के, ठीक है, कि मेरे पास 3 नंबर्स हैं। ठीक है, मेरे पास नंबर है 79, मेरे पास नंबर है F5 और मेरे पास नंबर है, सॉरी, 79, मेरे पास नंबर है F5 और मेरे पास नंबर है E2। इससे जो मेरे पास रिजल्ट आता है वो है इनके एडिशन से हेक्सा में 250। ये इनका हेक्सा के एडिशन का रिजल्ट है और इनका बाइन डेसिमल जो है वो है 592। क्लैरिटी के लिए मैं बेस 10 भी लिख देता हूँ इधर, ये बेस 16। ठीक है, ये मेरे पास इन तीन का जो रिजल्ट है वो ये आता है। आपको पता है कि यार ये नंबर मैं स्टोर नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि ये बड़ा है, मेरी लिमिटेशन से बड़ा है। मेरे पास जो है मैक्सिमम नंबर जो है वो FF आ सकता है। ठीक है, लेकिन ये तो बड़ा है। तो हम क्या करेंगे, जो वो कह रहा है कि ये छोटा हिस्सा जो है ये वाला, इनको आप स्टोर करें R20 में और इस हिस्से को स्टोर करें आप R21 में। ठीक है, ये वाली इंक्लूड की फाइल है, ये आपके हेडर की फाइल है, ये आप लिखेंगे तो फिर आपके पास जो है इसके स्टार्टअप के ऑपरेशन आ जाएंगे। ठीक है, ये एक डायरेक्टिव है कि जिस तरह आप उधर लिखते थे इन studio.h, ठीक है, या इस तरह के इंक्लूड की फाइल लिखते हैं, हेडर फाइल लिखते हैं, आप उसको बताते हैं कि कौन कौन से कमांड्स या कौन कौन से लाइब्रेरीज आपने इंक्लूड करनी है, वो यहाँ पे है। ठीक है, हमने पहले क्या किया, हमने जो है R21 और R20 को हमने 0 कर दिया, उनकी वैल्यूज को क्लियर कर दी। आप क्लियर भी कर सकते हैं, आप LDI भी कर सकते हैं, जो आपको ठीक लगे। फिर हमने क्या किया, हमने R16 में नंबर लोड किया। ठीक है, R16 को R20 में ऐड किया। R20 की वैल्यू भी 0 है ना ऑलरेडी। ठीक है, तो क्या हुआ, हमने जब ये काम किया तो सबसे पहले क्या हुआ, हमारे पास जो है ये वाली कमांड एग्जीक्यूट हुई। ठीक है, आपके पास R16 में आ गया 79 यहाँ से। अब वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं ब्रांच इफ सेम और हायर इफ कैरी फ्लैग इज 0 एट द नेक्स्ट नंबर। ठीक है, जब आपने यहाँ पे किया था तो आपके पास कैरी 0 आया था, क्योंकि आपने 0 को 79 से ऐड किया। तो आपके पास जो है नेक्स्ट नंबर ऐड करने के लिए वो आ जाएगा इधर N1। फिर आपने क्या किया, आपके पास सेकंड नंबर क्या है F5, आपने इसी के साथ F5 को लोड किया 16 में और फिर आपने F5 को ऐड किया। जब आपने F5 को ऐड किया आपके पास हायर बिट 1 हो गया और लोअर बिट 16E हो गया। मतलब कि आपके पास जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे आपके पास रिजल्ट आएगा 16E। ठीक है, मतलब कि इस दफ़ा आपके पास कैरी जनरेट हुआ, क्योंकि आपके पास 6E तो ठीक है स्टोर हो जाएगा 8 बिट्स में, लेकिन जो कैरी हुआ वो 1 था, वो इधर चला गया। ठीक है, आपने वही इस्तेमाल किया, ब्रांच इफ सेम और हायर टू N2 के ब्रांच इफ कैरी इज 0, बट आपके पास इस दफ़ा कैरी 1 है, तो फिर क्या हुआ, आपने इंक्रीमेंट किया R21, तो क्या आपके पास ये वाला था, इसमें आपने 1 को स्टोर कर दिया। ठीक है, उसके बाद ये किधर आएगा, उसके बाद ये आएगा N2 पे। इधर तो आप नेक्स्ट नंबर को लोड करेंगे, उसको ऐड करेंगे, नेक्स्ट नंबर को, इन दोनों को ऐड करेंगे 16E और E2 को, आपके पास दोबारा से कैरी जनरेट होगा। ठीक है, जब आपके पास कैरी जनरेट होगा आपके पास फिर होगा 1 और आपके पास लोअर बिट में 5, ये आपके पास कैरी है। आप क्या करेंगे, आप दोबारा जो है इंक्रीमेंट करेंगे R21 को, क्योंकि कैरी दोबारा जनरेट हुआ। इसके बाद आप इंक्रीमेंट करेंगे R21 को, तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 2 और ये जो दो नंबर्स आपने इधर ऐड करके निकाले थे ये 50 इधर आ गया। ठीक है, इस तरीके से आप जो है मोर देन 8 बिट्स की एडिशन कर सकते हैं, एक ऐसे 2-3 नंबर्स को ऐड कर सकते हैं जिनका डेटा जो है आपकी AVR की लिमिट से ज़्यादा होगा। ठीक है, तो आप क्या करते हैं कि जब भी कैरी का बिट जनरेट होता है आप जो है कॉरिस्पॉन्डिंगली जो जिस भी रजिस्टर में आपने हाई बाइट को या हायर 8 बिट्स को स्टोर करना है उसकी वैल्यू को इंक्रीमेंट कर देते हैं बाय 1। यहाँ पे 250 था तो हमने 2 दफ़ा इंक्रीमेंट किया,
अगर कोई नंबर हो जो फॉर एग्जांपल हेक्साडेसिमल में अगर नंबर आ जाए 550, तो आपने इस हाई बिट को 5 दफ़ा आपका कैरी जनरेट होगा, तो आपने 1+1+1+1+1 करके जो है इसको 5 करना है, और ये आपके पास दूसरा नंबर जो है नॉर्मल एडिशन से आता रहेगा। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि अगर आपके पास नंबर है ग्रेटर देन योर सम, ठीक है, तो आप उसको जो है फिर इस तरीके से कर सकते हैं। और अब आप थोड़ा सा एक एक दो तीन स्लाइड्स और करते हैं, फिर हम ब्रेक ले लेंगे, उसके बाद फिर वही नमाज के बाद 2:30 रिज्यूम करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो आपके पास अब ब्रांच की डायरेक्शन है, मतलब कि ब्रांच आप फॉरवर्ड भी कर सकते हैं, बैकवर्ड भी कर सकते हैं। मतलब क्या है कि आप ब्रांच आगे भी कर सकते हैं, आप ब्रांच पीछे भी कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे देखें ना, यहाँ पे जो है ये फॉरवर्ड ब्रांच है, ये भी फॉरवर्ड ब्रांच है, ये भी फॉरवर्ड ब्रांच है। ये फॉरवर्ड ब्रांच थी क्योंकि आप आगे जा रहे थे। अगर आप यहाँ पे हमने जो कोड लिखा था ये फॉर एग्जांपल ये बैकवर्ड ब्रांच है, आप कोड के अंदर वापस जा रहे हैं। ठीक है, तो आप ब्रांच फॉरवर्ड भी कर सकते हैं, ब्रांच बैकवर्ड भी कर सकते हैं। ठीक है, ये आप दोबारा वही वाला कोड जो पहले पढ़ा था, लेकिन मैं दिखाने के लिए ये फॉरवर्ड ब्रांच है। अगर मैं इस नेक्स्ट को इधर लिख दूँ तो ये मेरे पास बैकवर्ड ब्रांच हो जाएगी। ब्रांचिंग आप आगे भी जा सकते हैं, ब्रांचिंग की डायरेक्शन पीछे भी हो सकती है। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि ब्रांच सिर्फ आगे हो। लेकिन अभी तक जो हमने सारा पढ़ा वो कंडीशनल ब्रांच थी, मतलब कि किसी भी कंडीशन की वजह से ब्रांच हो रही थी। अगर कंडीशन मीट होगी तो ब्रांच होगी, कंडीशन मीट नहीं होगी तो ब्रांच नहीं होगी। मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल चलें, आप लोग मुझे बताएं कि आप लोग से में पिछले सेमेस्टर किसने सबसे अच्छा स्कोर किया था एग्जाम्स में, कौन आपकी क्लास में फर्स्ट आया था या टॉप पे था? आप लोग की क्लास का टॉपर कौन है जी? CR है सर। अच्छा चल ठीक है, सी आर है। आपने फॉर एग्जांपल आपकी सी आर क्लास की टॉपर है, ठीक है, आप लोग क्या करते हैं, आप लोग उनके पास कंडीशन एक ये हो सकता है कि आप लिखते हैं कि कंडीशन ये है कि अगर सी आर ने टॉप किया तो वो ट्रीट देगी। फॉर एग्जांपल आप सबको ट्रीट देगी, ठीक है, ये आपने कंडीशन रख दी कि सी आर ने टॉप किया तो ट्रीट देगी। अगर फॉर एग्जांपल सी आर की जगह बेजाद ने टॉप कर दिया, ठीक है, या माहीन ने टॉप कर दिया, तो फिर आप में से किसी को ट्रीट नहीं मिलेगी। दूसरी आपके पास ये आपके पास कंडीशन है कि आपने कंडीशन रखी कि टॉप करेगी तो हमें ट्रीट मिलेगी। दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन ये है कि चले जी कोर्स खत्म हो गया, सीआर से हमें ट्रीट दे। ये आपके पास अनकंडीशनल ब्रांच है जी, इसमें कोई कंडीशन नहीं है ट्रीट की, बस ये है कि जी ठीक है ऐसे ही ले लें फ्री में। तो अनकंडीशनल ब्रांचेस भी आपके पास होती हैं जब आपको किसी भी कंडीशन के बगैर जंप करना हो या ब्रांच करना हो या ऑर्डर को चेंज करना हो। ठीक है, जैसे देखा ऑल प्रीवियस इंस्ट्रक्शंस डिपेंडेड ऑन अ कंडीशन, वहां पे आपके पास Z का फ्लैग, C का फ्लैग या V का फ्लैग, इन तीन फ्लैग्स को चेक किया जाता था, फिर ब्रांच होती थी। ठीक है, अनकंडीशनल ब्रांच विल ऑलवेज जंप रिगार्डलेस ऑफ स्टेटस, वो नहीं देखेगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, वो बस जंप कर देगा। ठीक है, तो ये आपके पास डिफरेंस है कंडीशनल अनकंडीशनल ब्रांच में। अब जो कंडीशनल ब्रांच है वो हमेशा बी से स्टार्ट होता है। ठीक है, BRNE था, ठीक है, PRSH था, ठीक है, तो ब्रांच का स्टार्ट होता है। अनकंडीशनल ब्रांच जो है वो ये तीन है, जंप, R जंप, I जंप। ठीक है, रिलेटिव जंप है, इनडायरेक्ट जंप है। ये तो जब भी ये इंस्ट्रक्शन आएगी आपका कोड जंप करेगा। जंप इज अ लॉन्ग जंप, मतलब कि आपके पास जंप की जब आप इंस्ट्रक्शन यूज करते हैं ना, आप टोटल 4K ऑफ मेमोरी स्पेस यूज कर सकते हैं। मतलब कि आपकी पूरी AVR की मेमोरी में जीरो से लेकर लाइक जो आपके पास लास्ट है मैक्सिमम। ठीक है, अब मैं वो यहाँ पे 8 बिट्स में FFF नहीं लिख सकता, लेकिन आपने पूरे कोड में कहीं पे भी जाना है आप इस इंस्ट्रक्शन को यूज कर सकते हैं। अगर आप रिलेटिव जंप करेंगे तो आपके पास जो जंप का साइज है, मतलब कि अगर आप यहाँ से यहाँ पे, तो यहाँ से आप +2047 और यहाँ से -2048 इतना घूम फिर सकते हैं। ठीक है, रिलेटिव जंप में, मतलब कि इस विद इन दिस एरिया। आपके पास इनडायरेक्ट जंप है, इनडायरेक्ट जंप फिर भी हम बाद में पढ़ेंगे क्योंकि इसमें ये बेसिकली रजिस्टर के ऊपर डिपेंड करती है। इसका एक एग्जांपल आपको दूंगा जस्ट आप लोग को थोड़ा सा समझ में आ जाए।
ये तीन आपके पास थी, जंप, इनडायरेक्ट जंप, रिलेटिव जंप, ठीक है। अगर आपको याद हो, हमने पिछली जो हमने कोड आपको लिखे थे उसमें हम लिखते थे हेयर, ठीक है, डबल डॉट, JMP और फिर हेयर, ठीक है। ये आपके पास जो है एक जंप की इंस्ट्रक्शन थी कि आप यहाँ से यहाँ पे जंप कर रहे थे, कोई कंडीशन नहीं है, कुछ नहीं है, बस जंप करना है, ठीक है। तो ये आपके पास जंप था। आपके पास रह गया, एक सेकंड चेक कर लेते हैं कितना स्टैक पे। तो चलिए स्टैक का जो इश्यू है ना, ये फिर हम सेकेंड हाफ में करेंगे, क्योंकि अगर मैं अभी स्टैक स्टार्ट कर दिया तो फिर ये दरमियान में रोकना पड़ेगा। तो स्टैक और कॉल का जो सेक्शन है ना, ये वाला, ये फिर हम आफ्टर नमाज कंटिन्यू करते हैं, ताकि फिर ये आप लोग एक कंटिन्यूशन में ही पढ़ लें। वरना मैं भी स्टार्ट करूंगा तो मिड में मुझे रोकना पड़ेगा, ये हाफ टॉपिक करना पड़ेगा, हाफ टॉपिक फिर बाद में आ जाएगा, वो फिर थोड़े से आपका ना फ्लो ब्रेक हो जाता है। चलिए, अभी तक जो आपने हमने पढ़ा उसमें से किसी का कोई सवाल है कि नहीं? जंप और इनडायरेक्ट जंप, इसका आपको मैं एग्जांपल भी कराऊंगा लैब के अंदर, उसमें फिर आप लोग को इंशाल्लाह ये चीज़ थोड़ी बेहतर समझ में आ जाएगी कि क्या है क्या नहीं है। लेकिन अभी तक जो ब्रांचेस आपने पढ़ी हैं, कंडीशनल या अनकंडीशनल, इनमें किसी के कोई सवाल या कोई कंफ्यूजन है? एनी क्वेश्चंस अप टिल नाउ? अगर कोई सवाल नहीं है फिर भी सोच लीजिएगा। 2:30 इंशाल्लाह हम दोबारा क्लास रिज्यूम करेंगे, ठीक है? उस टाइम फिर हम ये करेंगे, आपके पास जो रह गया है कॉल का और स्टैक का फंक्शन, ठीक है, और उसके अलावा आपके पास जो है एविया टाइम डिले, ठीक है, ये चीज़ रह गई है। ये दो चीज़ें आप लोग की रह गई हैं, ठीक है, इस चैप्टर में, ठीक है। ये फिर हम पढ़ेंगे, उसके बाद आपकी छोटी सी लैब होगी, ठीक है। लैब में इस दफ़ा मैं आपको कोई ख़ास वो नहीं दूंगा कि आपने ये कोड इस तरीके से, कोई आपको लैब मैनुअल नहीं मिलेगी, आपको सिर्फ लैब टास्क मिलेंगे। मतलब कि आपने अभी जो पढ़ा है उसके मुताबिक आपको लैब टास्क मिलेगा। आपको ये कोड डिज़ाइन कर लें, या आपको कोड दिया हुआ होगा, आपको कहा जाएगा कि इस कोड को एग्जीक्यूट करके आप बताएं आपने इस कोड की एग्जीक्यूशन को क्या समझा, कैसे आपको समझ में आई, ये कमांड क्या काम कर रही है, ठीक है। तो लैब टास्क इसकी जरूरत है, वो फिर इंशाल्लाह लैब में डिस्कस कर लेंगे। लेकिन अभी तक आपका किसी का भी कोई सवाल, कोई एनी कंफ्यूजन, एनीथिंग, कुछ इशू है? चले, अगर नहीं है तो फिर इंशाल्लाह 2:30 पे हम क्लास रिज्यूम करेंगे, ठीक है। 2:30 पे प्लीज़ आप लोग वापस आ जाइएगा।